अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस है। इससे पहले हमने मियोसिस को डिटेल्स से डिस्कस किया है, उसको मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। हमने बात की थी मियोसिस की। इट इज़ द टाइप ऑफ द सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल प्रोड्यूसेस 4 न्यू डॉटर सेल्स, और नंबर जो क्रोमोसोम्स का था सेल्स के अंदर वो जितना पेरेंट सेल में था उससे आधा जो है वो डॉटर सेल्स के अंदर होता है। मियोसिस 2 तरह की होती हैं। इसके जो है वो वेरियस स्टेप्स हमने पढ़े हैं। इसके एक मियोसिस 1 थी और दूसरी मियोसिस 2 थी। मियोसिस 1 में हमने प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 और टीलोफेज़ 1 को डिस्कस किया था। और मियोसिस 2 के अंदर प्रोफेज़ 2, मेटाफेज़ 2, एनाफेज़ 2 और टीलोफेज़ 2 इनको डिस्कस किया था। उसके बाद जो है वो साइटोकाइनेसिस देखी थी मियोसिस के बाद कि किस तरह से सेल जो है वो साइटोकाइनेसिस जो है वो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों के बाद होती है। ठीक है, मियोसिस 1 में 2 सेल्स बने थे और उसके बाद उन 2 सेल्स से मज़ीद 2 नए सेल्स बने थे, तो 4 टोटल जो है वो सेल बन गए थे। तो ये हमने मियोसिस देखी थी। मियोसिस में एक जो एक डिस्टिंक्ट फीचर आपने नोट किया था वो ये था कि उसमें प्रोफेज़ 1 के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान में। तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो जो क्रोमोसोम के सेगमेंट्स एक्सचेंज हो जाते हैं तो जो आपके जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, और इस तरह से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो थोड़ी बहुत वेरिएशन आती है कि जो बच्चे होते हैं वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते हैं, थोड़ी बहुत उनके अंदर चेंजेस होते हैं, थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि मियोसिस के अमल के दौरान जो है वो क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं और थोड़ी बहुत जो है वो वेरी कर जाती हैं। अच्छा, आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस है। जिस तरह से हमने पीछे माइटोसिस की सिग्निफिकेंस डिस्कस की थी उसमें हमने देखा था कि माइटोसिस जो है वो कितना हेल्पफुल है, कितना अहम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रीजनरेशन होती है जैसे हमने पीछे देखा था उसके लिए, ठीक है, स्टारफिश वगैरह। तो इसलिए जो माइटोसिस है वो बॉडी के ग्रो करने के लिए, साइज़ के बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। मियोसिस जो है स्टूडेंट्स इसकी सिग्निफिकेंस उससे डिफरेंट है चूँकि मियोसिस का प्रोसेस ही डिफरेंट है। और माइटोसिस आपको पता है कि सोमेटिक सेल्स के अंदर होती है, वो नॉर्मल बॉडी के सेल्स होते हैं। लाइक आपकी बॉडी जितने भी सेल्स की बनी हुई है वो सारे के सारे सोमेटिक सेल्स हैं आपके सर से लेके पाँव तक। लेकिन आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, दैट कंटेन द सेल्स दैट आर प्रोड्यूस विद द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस। ठीक है, तो जर्म लाइन सेल्स उनको कहा जाता है जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर हेल्प आउट करते हैं या इन्वॉल्व होते हैं। वो जो जर्म लाइन सेल्स हैं वो कौन से अमल से पैदा होते हैं? मियोसिस से। ठीक है, ये हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था। अभी स्टूडेंट सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस हम देखेंगे कि इसकी अहमियत क्या है, इसकी अफादियत क्या है मियोसिस की ज़िंदा जानदारों की लाइफ में, प्लांट्स की लाइफ में इसकी क्या अफादियत है, जो प्रोटोजोन्स हैं, फंगी है, उसकी लाइफ में इसकी क्या इसका रोल है, ह्यूमंस की लाइफ में मियोसिस का क्या रोल है। ये सारा हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो है वो जेनेटिक वेरिएशन आती है मियोसिस की वजह से। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को पहले बता रही थी क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से जो है वो जेनेटिक वेरिएशन आती है। इसको भी डिटेल से हम लोग इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। अच्छा जी, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपको पता है ऐसा अमल है जिसमें जो है वो ऑफस्प्रिंग बनते हैं फ्रॉम पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग मतलब चिल्ड्रन और पेरेंट्स उनके वालिदैन, वालिदैन से ऑफस्प्रिंग जो बनते हैं वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के जरिए बनते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस फॉर रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आपको पता है कि ये इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, के पेरेंट्स से, वालिदैन से बच्चों के अंदर जो खुसूसियात जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं उनको इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है, उर्दू में इसको विरासत भी कहते हैं। विरासत 2 तरह की हो सकती है, एक आपकी खुसूसियात की विरासत हो सकती है, दूसरी माली विरासत हो सकती है कि पेरेंट्स क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो इनहेरिटेंस का मतलब विरासत होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको जो है वो स्पेशली इस तरह से डील करेंगे इनहेरिटेंस को कि जो खुसूसियात पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर आ रही हैं वो वाली इनहेरिटेंस। ठीक है, अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस फॉर रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस वाज डिस्क्राइब्ड इन 1890 में
जर्मनी का एक बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था ऑगस्ट वेज़नाम, उसने इसके सिग्निफिकेंस को हाईलाइट किया था कि मियोसिस को आप ऐसे ही ना समझ लें, मियोसिस बड़ा अहम है और इसकी ये वाली अफादियत है। उसने डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन किए थे। उसने कहा था कि मियोसिस जो है वो ना सिर्फ क्रोमोसोम का नंबर जो है उसको मेंटेन रखने के लिए हेल्प आउट करता है अगली जनरेशन में, बल्कि डिफरेंट किस्म की जो वेरिएशंस आती हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, मतलब पहली जनरेशन से एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो वेरिएशंस आती हैं, खसूसियात आती हैं फिज़िकली, इंटरनली, ठीक है, बिहेवियरल भी हो सकती हैं, वो इंटेलिजेंस लेवल भी उसमें चेंज हो सकता है। तो जितनी भी आई का कलर, हेयर का कलर, आपकी हाइट, ये सारी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पेरेंट्स से जो है वो ऑफ स्प्रिंग के अंदर वेरी कर रही हैं तो ये ड्यू टू द मियोसिस कर रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं, पहला इसका पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन। के मियोसिस जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन किस तरह से करता है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग के अंदर, ठीक है। तो आपको पता है कि एक ही जो स्पीशीज़ होती हैं उसके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमन एक स्पीशी है तो पूरी दुनिया में जो है वो खरबों ह्यूमन्स पाए जाते हैं और सब के सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही है, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, ठीक है, ये मेंटेन होता है उसकी हेल्प से, मियोसिस की हेल्प से, ठीक है। किस तरह से मेंटेन होता है ये आज हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो मियोसिस इसेंशियली, मियोसिस जो है वो रोल प्ले करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो मतलब दो तरह की रिप्रोडक्शन हमने पढ़ी थी, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ी थी और एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ी थी। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपली एक सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है दो में, ठीक है, जैसे ये बैक्टीरिया वगैरह के अंदर होती है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज़ करेंगे, ठीक है। जो मेल पेरेंट है उस वहाँ से स्पर्म और जो फीमेल पेरेंट है वहाँ से एग सेल, दोनों फ्यूज़ करके जायगोट बनेगा। जायगोट जो है वो बनने के बाद उसके अंदर मजीद माइटोसिस होती है तो फिर वो जो है वो नए इंडिविजुअल के अंदर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मियोसिस जो है वो कहते हैं इसेंशियल है रिप्रोडक्शन के लिए। ह्यूमंस के अंदर डिप्लॉयड, ये बात मैंने आपको डिटेल में बता दी है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ह्यूमन के अंदर डिप्लॉयड जो है वो गैमेट बनता है जिसको मदर सेल कहते हैं और जर्मलाइन सेल्स अंडरगो मियोसिस, इनमें मियोसिस होती है, ठीक है। कि इसके अंदर जो है वो एक एग सेल बना, ठीक है, इसके अंदर हुई मियोसिस और वो मज़ीद जो है वो अगले सेल में चेंज हो जाएगा गैमेट सेल में और वो वाला जो सेल है वो इन्वॉल्व होगा फ्यूजन के अंदर। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि स्पर्म सेल और जो एग सेल है वो दोनों फ्यूज़ करेंगे तो उसके बाद जो है वो जायगोट बन जाएगा, ठीक है। तो मियोसिस इज इसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस जो है वो उनके अंदर डिप्लॉयड जो गैमेट बनता है मदर सेल्स और जर्मलाइन सेल से अंडरगो मियोसिस, में मियोसिस होती है टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स और उससे हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। हैप्लॉइड गैमेट्स जो ह्यूमंस के अंदर है वो दो हैं, एक स्पर्म सेल और दूसरा एग सेल, दोनों हैप्लॉइड है, ठीक है। हैप्लॉइड का मतलब आप लोग समझते हैं ना, पहले हमने बात की थी कि दो तरह के सेल्स हैं, एक डिप्लॉयड सेल्स हैं और एक हैप्लॉइड सेल्स हैं। डिप्लॉयड सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डबल होगा और हैप्लॉइड में डबल की निस्बत हाफ होगा, ठीक है। अगर ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो 46 है, वो डिप्लॉयड सेल है, ठीक है, सारे के सारे क्रोमोसोम जो है वो पेयर्स की फॉर्म में है। अगर हैप्लॉइड सेल की बात करें तो 46 का हाफ 23, ठीक है। तो जो हैप्लॉइड सेल होगा उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 हो जाएंगे। तो मेल फीमेल जो गैमेट्स हैं वो दोनों स्पर्म सेल्स और एग सेल्स दोनों फ्यूज़ करेंगे और उसके बाद डिप्लॉयड जायगोट बन जाएगा। अब देखें, एक ह्यूमन है, ठीक है, ये डिप्लॉयड है, ये वाला ह्यूमन जो है ये भी डिप्लॉयड है। अब इससे भी जो सेल बना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एग सेल बना है, ठीक है, वो डिप्लॉयड ही बना है। यहाँ पे स्पर्म सेल बना है, वो भी डिप्लॉयड बना है। अब ये दोनों डिप्लॉयड अगर फ्यूज़ कर जाते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है तो 46 को, ठीक है, तो जो नया जायगोट बनेगा उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 92 आ गया। तो ये तो स्पीशीज़ का क्रोमोसोमल नंबर मेंटेन ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये तो कोई और स्पीशीज़ बन जाएगी, ह्यूमन तो बनेगा ही नहीं।
अगर एक स्पीशीज से दूसरा एक स्पीशीज का जो इंडिविजुअल है उसी तरह का होना तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें मेंटेन होना चाहिए। तो ये तो फिर हम कह सकते हैं कि ये ह्यूमन नहीं बनेगा, ये फिर कुछ और ही बन जाएगा। इसलिए मियोसिस के प्रोसेस के जरिए क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन ये किस तरह से करते हैं कि ये अगर डिप्लॉयड था, ये भी डिप्लॉयड है, तो इस मियोसिस के अमल के जरिए इसमें से सेल्स बनेंगे जो कि हैप्लॉयड होंगे, 1n 1n, ठीक है। 46 था, इसमें भी 23 आ गए हैं, इसमें भी 23 आ गए हैं। अब ये दोनों जब फ्यूज़ करेंगे तो जो नया जायगोट बनेगा उसके अंदर 46 ही रहेंगे, ठीक है। तो ये जो जायगोट बना है इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, 46 से इसने फर्दर जो है वो एडल्ट के अंदर जो है वो डेवलप कर जाना है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो एडल्ट आएगा उसके अंदर उतना ही है जितना उसके पेरेंट के सेल के अंदर था या पेरेंट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम था। तो इस तरह से जो मियोसिस है वो मेंटेन करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द नेक्स्ट जनरेशन, नए बनने वाले जो ऑफस्प्रिंग है या नई जो नस्लें आती हैं उनमें। और हर स्पीशीज़ के अंदर ऐसे, अभी तो मैं सिर्फ ह्यूमंस की बात कर रही हूँ ना, बाकी जितने भी स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं या एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं, इंसेक्ट्स की हैं, बर्ड्स की हैं, रेप्टाइल्स की हैं, एम्फीबियंस की हैं, फिशेस की हैं, जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, जिस भी स्पीशीज़ को आप उठा लें, सब के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर मेंटेन हो रहा है तो वो विद द हेल्प ऑफ द मियोसिस हो रहा है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स बहुत सारे फंगी हैं, ठीक है, और प्रोटोजोन्स हैं, ये आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा था, फंगी और प्रोटोजोन की कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो है ये भी हैप्लॉइड्स गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, नॉट मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस के जरिए ये प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड गैमेट्स, मैंने आपको बता दिए ये वाले, ठीक है। उसके बाद प्लांट्स की तरफ अगर आएँ तो प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल होता है ना उसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आती है। एक दफ़ा एक जनरेशन बनती है, दूसरी दफ़ा दूसरी जनरेशन बनती है। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक प्लांट ग्रो किया है, इसके ऊपर स्पोर्स लगे हैं, ठीक है। ये स्पोर्स जब मज़ीद ग्रो करेंगे तो अगली दफ़ा जब ये प्लांट बनेगा तो ये हमारे पास इसके अंदर गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। ये गैमेट्स जब ग्रो करेंगे तो फिर स्पोर्स वाला प्लांट बनेगा, स्पोर्स जब ग्रो करेंगे तो गैमेट्स वाला प्लांट बनेगा। तो इसमें दो जनरेशन आती हैं, एक स्पोरोफाइट जनरेशन, दूसरी गमीटोफाइट जनरेशन, ठीक है। स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर स्पोर्स बनते हैं और गमीटोफाइट जनरेशन के अंदर गैमेट्स बनते हैं। तो प्लांट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। ऑल्टरनेशन आपको पता है कि बदल जाना, तब्दील हो जाना, एक दफ़ा स्पोरोफाइट की जनरेशन आ रही है और दूसरी दफ़ा जो है वो गमीटोफाइट की जनरेशन आ रही है, ठीक है। तो जनरेशन आती कैसे कि एक प्लांट जो है वो एडल्ट हुआ, उसके ऊपर फ्रूट्स लगे, ठीक है, या स्पोर्स लगे, वो स्पोर्स जो है वो ज़मीन के ऊपर गिरे और उसको सूटेबल कंडीशंस मिली, सूटेबल इन्वायरमेंट मिला और उसको फूड मिली, तो उसके बाद या कह लो कि मिनरल्स, आयंस, वाटर सब कुछ मिला, सनलाइट मिली, उसने ग्रो करना शुरू कर दिया। अब जो उस प्लांट से, जो पेरेंट प्लांट से नया प्लांट ग्रो करेगा वो अब गमीटोफाइट होगा। गमीटोफाइट से जब एडल्ट होगा उसके ऊपर जो है वो गैमेट्स लगेंगे, गैमेट्स जो है वो फिर फ्यूज़ करेंगे तो सीड बनेगा, सीड के बाद नया जब पौधा बनेगा तो वो फिर स्पोरोफाइट होगा। तो इस तरह से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट्स के अंदर, ये आपके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे तरीके से समझना। आप 10th क्लास में आपने इसको बहुत डिटेल से जाकर डिस्कस करना है। यहाँ पे सिर्फ उसने ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में मियोसिस का रोल आपको सिर्फ यहाँ पे बताया है, ठीक है। अच्छा, प्लांट्स जो है वो उनके लाइफ साइकिल में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, एक दफ़ा स्पोरोफाइट जनरेशन बनती है, दूसरी दफ़ा जो है इसके अंदर गमीटोफाइट जनरेशन बनती है, ठीक है। स्पोरोफाइट जनरेशन में नाम से पता चल रहा है स्पोर्स बनते हैं, छोटे छोटे से दाने से इसके ऊपर बनेंगे। गमीटोफाइट जनरेशन में जाहिर बात है स्पर्म और एग सेल, गैमेट्स हमने पीछे बात किया ना कि गैमेट्स जो हैं वो उसके अंदर दो तरह के गैमेट्स होते हैं, एक स्पर्म सेल होता है, दूसरा एग सेल होता है, ठीक है। इसमें स्पर्म्स और एग सेल होता है और इसमें सिर्फ स्पोर्स होते हैं, बारीक बारीक से स्पोर्स ही होंगे और वही स्पोर्स जब फॉल करते हैं सॉइल के ऊपर तो वो नए प्लांट के अंदर ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट जनरेशन है। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है उसमें जो पेरेंट का सेल होता है जिसने रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होना होता है वो डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड 2n का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो पेयर्स की फॉर्म में है, ठीक है, डबल होगा एज कम्पेयर टू द हैप्लॉइड सेल ऑफ दैट स्पीशीज, उसी स्पीशीज के हैप्लॉइड सेल में, ठीक है। हर स्पीशीज का अपना मखसूस डिप्लॉयड और हैप्लॉइड सेल होता है। क्यों? क्योंकि हर एक का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो अपना मखसूस है, ठीक है। जैसे हमारे अंदर अगर 46 है तो हो सकता है माइस के अंदर जो है वो 40 हो, ठीक है,
माइस आपको पता है मतलब जो माउस आप कहते हैं चूहा जो होता है। इसके अलावा हो सकता है गोट के अंदर 26 हो, ठीक है, बफलो के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 35 हो। तो हर एक का नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो अपना डिस्टिंक्ट होता है, मखसूस होता है, और उसका अपना ही एक मखसूस नंबर हैप्लॉइड सेल होगा और अपना ही मखसूस डिप्लॉइड सेल होगा, ठीक है। तो ये जिस स्पीशीज़ की हम बात करेंगे उसका हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात होगी। ओवरऑल जनरली हम लोग सबके लिए जो है ना वो एक ही नंबर नहीं कह सकते कि डिप्लॉइड सेल का नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 46 ही होता है और हैप्लॉइड का 23 होता है, नहीं, हर स्पीशीज़ का हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो मखसूस होता है। अच्छा, स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डिप्लॉइड है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर होगी मियोसिस, ठीक है। मियोसिस होगी तो जाहिर बात है डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे, ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो गमीटोफाइट जनरेशन के अंदर डेवलप कर जाएंगे। अब जो गमीटोफाइट जनरेशन बनी है वो है इसकी 1n, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हैप्लॉइड बने हैं और ये 1n है। 1n मतलब कि ये 2n था, 1n। मियोसिस हुई है, मियोसिस के दौरान जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस्ड टू हाफ, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 46 था तो यहाँ पे 23 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने ह्यूमंस का लिख दिया, हम लोग नहीं लिखते यहाँ पे ह्यूमंस का, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे 12 था तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब उससे आधा हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ये गमीटोफाइट जनरेशन बन गई। अब गमीटोफाइट जनरेशन ने ग्रो करना है। यहाँ पे देखते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक दफ़ा ये जनरेशन, दूसरी दफ़ा ये जनरेशन। गमीटोफाइट जनरेशन जो है उसके अंदर वो वाले जो उसके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड ने के अंदर जो है वो हैप्लॉइड गैमेट्स के अंदर माइटोसिस होगी और माइटोसिस में जो है वो जो सेल्स बनेंगे उसके अंदर उसके बाद जो गैमेट्स हैं वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे। कंबाइन करने के बाद इसके अंदर जो नया जाइगोट बनेगा वो क्या होगा, वो डिप्लॉइड होगा। अब देखें ये हैप्लॉइड था, इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फ्यूजन लिखी है तो यहाँ पे 1n प्लस 1n, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें नया जो डिप्लॉइड बनेगा वो 2n बनेगा, प्लस 2n बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके जो पीछे वाले जो रिप्रोडक्टिव सेल्स थे, ये जर्म लाइन सेल्स थे, वो हैप्लॉइड है और गमीटोफाइट में 2 गैमेट्स होंगे, स्पर्म सेल और एग सेल दोनों जो है वो फ्यूज़ करेंगे। तो जो नया जाइगोट बनेगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डबल हो जाएगा, डिप्लॉइड होगा 2n, ठीक है। जाइगोट बना और जाइगोट जो है वो जब ग्रो करता है तो वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये दोबारा से इसी प्रोसेस में से गुजरेगी। ये एंड पे क्या बनाएगी, गमीटोफाइट जनरेशन और गमीटोफाइट जो है वो दोबारा से इस प्रोसेस में से गुजर के डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बना देगी। तो ये जो स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट जनरेशन है ये ऑल्टरनेटिवली प्लांट के लाइफ साइकिल के अंदर चलती रहती है और इसी तरह से प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका आज का टॉपिक था, इसको अच्छे तरीके से समझें। ये डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। तो इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे एक समरी बनाई है, आप लोग इस तरह से अपनी बुक के ऊपर साइड पे बना लें और जब भी आप लोग इसको देखेंगे तो आपको अंदर की डिटेल जो है वो सारी क्लियर हो जाया करेगी। तो कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन और इसके अलावा एरर्स इन मियोसिस। इसको अच्छे तरीके से याद करें। कुछ समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।